डिमांड है गवर्नमेंट से एक ही कि अब बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने हैं। जो टुकड़े हमें चाहिए, एक तो चिकन कॉरिडोर के पास और दूसरा चिटागोंग के पास। देश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है मैडम। 71 की वो दोबारा से एक्टिव कर दी गई है, नए बेसिस को क्रिएट कर दिया मिजोरम के बॉर्डर के पास। और वी आर वॉचिंग ट्राई जंक्शन। इंडियन आर्मी चीफ ने बोल दिया डायरेक्ट मैसेज कि इस बार 0 टॉलरेंस होगा। में इंडिया ने बांग्लादेश के लिए किया। शेख हसीना जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में इस वक्त रह रही हैं, उन्होंने भी एक ईमेल के जरिए एक इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को। तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर यूनस हैं वो उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन इसमें किसी और का कसूर, किसी और को घसीटना और उसके साथ ये गैर इंसानी सलूक करना मेरे ख्याल में किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो वीजा सेंटर हाई कमीशन के बाहर खड़े होकर हमें सिर्फ 1 घंटा चाहिए और 20 मिनट के अंदर ये ढाका में भागता हुआ दिखाई देगा आपको। ये है पावर। मोदी साहब आपकी सुनते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें सर आपकी भी सुनते हैं। सर मोदी जी का फोन आया था, कह रहे थे आप 3 दिन से कहां गायब हैं, कोई उठा के तो नहीं। ऑफ अवर यूथ इन नॉर्थ ईस्ट। राहुल गांधी बोलता रहा यूथ को, आप आइए गवर्नमेंट को गिरवाइए, और यहाँ पे यूथ मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयर फोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं। चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए। अब और रूस ने भी बांग्लादेश की मदद की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का तरह मरोड़ दिया था कि अब बेकारी अब तक रो रहे हैं। एक ही ड्रोन ने नूर खान एयरबेस, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क आज फॉर एग्जांपल मैं और आप, हर चीज अल्लाह पे छोड़ी हुई है, खुद नहीं करना हमने, कुछ नहीं काम नहीं करना, अल्लाह ही करेगा हमारा। बात ये है कि क्या अल्लाह की हमारी कोई दुश्मनी है? वो जिसको हम काफिर कहते हैं उसने गाड़ी बना दी, लेकिन ये बांग्लादेश बात भूल चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश को 1971 की याद भी दिलाई और याद दिलाते हुए कहा कि बांग्लादेश की आजादी में भारत का अहम योगदान रहा है। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं इंडिया के पास, मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स और उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे, जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी लॉन्चर से आप फायर करते हो तो इसका मतलब ये है कि जो रैपिड रीलोड, फटाफट आप उसको रीलोड कर सकते हो और फटाफट फायरिंग करने की आपकी कैपेबिलिटी है। इंडिया ने तो बैकअप प्लानिंग कमीशन कर दिया, मगर वो डिलीवर करते हैं। उन्होंने ये कहा है 2030 के अंदर वो 45% मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की 25% से लेके जाएं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को लेकर बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ चुकी है और भारत की तरफ से इस पर बहुत बड़ा एक्शन भी लिया गया है। भारत ने चीनी सेना को लेकर इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी करते हुए न सिर्फ हाई अलर्ट घोषित किया है बल्कि एयरफोर्स को भी रवाना कर दिया है। माशना को लेकर बारी अगर महारमास की जोर, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भारत की तरफ से बांग्लादेश पर इस वक्त आ चुकी है और इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों को भी बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब यह पूरा घटनाक्रम भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा। इस मामले में चीन की एंट्री ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त बांग्लादेश सीमा पर लगातार हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने इन हालात के बीच अपनी 500 टैंक रेजिमेंट को रवाना करते हुए अपनी स्पेशल फोर्सेस को आनन फानन में एयरलिफ्ट कर इस इलाके में डिप्लॉय करने में लाने के बाद बांग्लादेश और बांध दिया है। भारत ने चिकन नेक पर पहले से ही अपनी तैनाती बहुत तेज कर रखी थी, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। न सिर्फ चिकन नेक
बल्कि पूर्वोत्तर के वे सभी राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं वहां भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही चीन से लगने वाली अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी स्थिति इस वक्त बॉर्डर पर बन चुकी है और क्या हालात बने हुए हैं बांग्लादेश से सटे इन इलाकों में जहां भारत की सेना की तरफ से लगातार बड़ी कार्रवाई को लेकर खबरें आ रही हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव और बदलते हालात इस वक्त पूरे एशिया की राजनीति की दिशा तय करते हुए नजर आ रहे हैं। राफेल, सुखोई और मिराज जैसे फाइटर जेट गश्त पर हैं और हर एक मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। इन हालातों के बीच बांग्लादेश में डर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, अंदरूनी तौर पर विद्रोह जैसी स्थिति बनने लगी है। राजधानी ढाका में अचानक एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका कोई स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है। जो लोग अब तक हिंदू माइनॉरिटी को निशाना बना रहे थे, हालात ऐसे बन रहे हैं कि अब वही खुद निशाने पर आ गए हैं। पूरे देश में अराजकता फैलती जा रही है और बांग्लादेश की सरकार हालात संभालने में नाकाम नजर आ रही है। यह सिर्फ शुरुआत है। भारत ने साफ कर दिया है कि यह एक्शन अभी रुका नहीं है। अगर बांग्लादेश या उसके साथ मिलकर कोई भी देश पलटवार की कोशिश करता है तो भारत का जवाब इससे कहीं ज्यादा बड़ा और जमकर उसका दशिंद्र है, याद घातक होगा। भागे के बाद अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ एक बॉर्डर टेंशन से नहीं गुजर रहा, बल्कि वह अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट के दौर में खड़ा है। भारतीय सेना के एक्शन ने बांग्लादेश की क्यों गजा बनाना चाहता है बांग्लादेश को, ये जो एक ख्याल या सोच आया है, तो ये सोचें कि ये क्या माइंडसेट है, किस तरह के जराइम पेशा लोग हैं ये। भारत का बांग्लादेश में जो मामला चल रहे हैं वो कौन लोग हैं ये जो गजा बना देना चाहते हैं बांग्लादेश को। गोया गजा बनाने पर ये हमको ये एक्शन लेना चाहिए था, हमने इतना वेट करना ही नहीं चाहिए था। पर नाउ दिस चिकन नेक्स दैट पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, इट्स टाइम। नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा, वहां एक सेंटिमेंट है कि इंडिया हैज टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक अभी करी नहीं है, उसकी तैयारी चल रही है। बस एक कागज के ऊपर साइन किया है और बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी की सांसें हमने अटका के रख दी हैं। भारत की जो 2 कोर फौज है वो इस टाइम के ऊपर वो वहां मौजूद है और उसके अंदर उनकी 3 कोर, उनकी इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और क्या हम इसको समहाउ 1971 मोमेंट्स इन रिवर्स के तनाजुर में देख सकते हैं, जहां पाकिस्तान और 2 कोर और उनकी जो मेरे ख्याल में 33 कोर है वो इस टाइम पे वहां डिप्लॉय कर रहे हैं और वो ये एस्केलेशन। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर बड़ी राजधानी हालात पर नजर बनाए हुए थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय सार्वजनिक रूप से यह संकेत दिया था कि अमेरिका हालात को शांत करने के लिए संपर्क में है, लेकिन भारत ने तब भी और अब भी यही कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद या सैन्य डी-एस्केलेशन पूरी तरह द्विपक्षीय प्रक्रिया थी। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की गई। भारत की यह नीति कोई नई नहीं है। शिमला समझौते से लेकर लाहौर घोषणा तक भारत हमेशा यह स्पष्ट करता आया है कि पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे द्विपक्षीय हैं और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब चीन ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी अलग कहानी पेश करने की कोशिश की है। चीनी विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों और सरकारी मीडिया ने यह संकेत देने की कोशिश की कि बीजिंग ने इस संकट के दौरान दोनों देशों से संपर्क साधा, शांति की अपील की और स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद की। चीन का यह दावा ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका पहले ही इस तनाव में अपनी भूमिका को लेकर संकेत दे चुका है। यानी एक तरह से यह वैश्विक ताकतों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ बनती दिख रही है, लेकिन भारत ने इस पर पूरी स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया दी है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भारत ने न तो चीन से और न ही किसी अन्य देश से इस मुद्दे पर मध्यस्थता मांगी और जो भी सैन्य डी-एस्केलेशन हुआ वह सीधे सैन्य से सैन्य चैनलों के जरिए हुआ। डीजीएमओ स्तर पर संवाद हुआ और उसी के आधार पर हालात को स्थिर किया गया। भारत का यह रुख सिर्फ बयान नहीं बल्कि रणनीतिक सिद्धांत है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर आज तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार कर ली गई तो कल वही तीसरा पक्ष कश्मीर जैसे मुद्दों पर भी हस्तक्षेप का दावा करेगा और यहीं पर चीन की मंशा को समझना बेहद जरूरी हो जाता है।
चीन लंबे समय से पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार रहा है। CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए उसने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है और दक्षिण एशिया में खुद को एक पीस ब्रोकर के तौर पर पेश करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन भारत के लिए चीन की यह भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है, क्योंकि चीन खुद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। ऐसे में चीन का यह कहना कि उसने भारत पाक तनाव को शांत किया, भारत की रणनीतिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय रणनीतिक हलकों का मानना है कि चीन इस दावे के जरिए 2 संदेश देना चाहता है। पहला यह कि वह दक्षिण एशिया में अमेरिका की जगह खुद को निर्णायक ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता है, और दूसरा यह कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में दिखाना चाहता है जिसे क्षेत्रीय संकटों में बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन भारत ने इस नैरेटिव को जड़ से काटने की कोशिश की है। सूत्रों ने साफ कहा है कि नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत की अडिग नीति है, और इस मामले में कोई अपवाद नहीं किया गया। यह बयान सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार सार्वजनिक मंचों से यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने में भूमिका निभाई है। लेकिन भारत ने हर बार ऐसे बयानों को कूटनीतिक तरीके से खारिज किया है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा रणनीतिक पहलू भी है। जब चीन यह दावा करता है कि उसने शांति में भूमिका निभाई, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को भी यह संदेश देता है कि बीजिंग उसके साथ खड़ा है। लेकिन भारत इसे पाकिस्तान के लिए एक गलत प्रोत्साहन मानता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को यह उम्मीद मिल सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे समर्थन मिलेगा। जबकि भारत की नीति साफ है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत आतंकवाद और हिंसा के साए में नहीं हो सकती। इस बार के सैन्य तनाव के दौरान भी भारत ने यही रुख अपनाया था। भारत ने स्पष्ट किया था कि किसी भी तरह की डी एस्केलेशन तभी संभव है जब सीमा पर उकसावे की कार्रवाई रोकी जाए, और यही हुआ। सेना के स्तर पर बातचीत हुई, हालात शांत हुए, और इसके बाद कोई संयुक्त बयान नहीं आया, कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह द्विपक्षीय थी। लेकिन चीन का दावा ऐसे समय पर सामने आया है जब वह खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लिए जाएंगे। भारत जो करेगा अपने हित और अपनी सुरक्षा को देखकर करेगा। बांग्लादेश के लिए यह वक्त आत्ममंथन का है। यह समझने का वक्त है कि जिन साजिशों के सहारे बड़े सपने देखे जा रहे थे, वही साजिशें अब देश को रसातल की तरफ ले जा रही हैं। भारत के साथ टकराव का मतलब सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं होता, उसका असर राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। यह नया भारत है जो सहता नहीं है, सीधा जवाब देता है, और जब जवाब देता है तो दुनिया उसे देखती रह जाती है। जान से अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या बांग्लादेश हालात को संभाल पाएगा या फिर यह संकट और गहराएगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत को रोक पाएगा या फिर भारत अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। अब आपकी राय बहुत जरूरी है। आप बताइए कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और साथ ही अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमें देश के किस कोने से देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारीपूर्ण लगा हो, और आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक। को लगा था कि सीक्रेटली भारत के खिलाफ वे एक मेजर ऑपरेशन करेंगे और इसकी भनक भारत को नहीं लगेगी। लेकिन खुद सोचिए, वो S-400 जिसकी 400 से 450 किलोमीटर की रेंज में उड़ने वाली किसी एक चिड़िया तक की जानकारी निकल जाती है, क्या